वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बड़ी खबर है। प्रोफेसर वसीम अली को नया प्रॉक्टर बनाया गया है और इस्तीफे को एएमयू वीसी ने मंजूर कर लिया है। इससे पहले प्रॉक्टर की जानिब से अपने ओहदे से इस्तीफा दिया गया था और अब उस इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है और नए प्रॉक्टर की भी तकर्री हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर। वहीं तलबा लगातार जो इस हवाले से एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, इंतजामिया के खिलाफ, उनका कहना है कि अभी तो शुरुआत है। यानी तलबा की तरफ से लगातार वीसी और रजिस्ट्रार का भी इस्तीफा मांगा जा रहा है। इस बीच खबर यह है कि एएमयू के प्रॉक्टर के ओहदे से दिए गए इस्तीफे को एएमयू वीसी ने मंजूर कर लिया है और नए प्रॉक्टर की मंजूरी भी अमल में लाई गई है। प्रोफेसर वसीम अली को नया प्रॉक्टर बनाया गया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे कामरान जुड़ रहे हैं अलीगढ़ से इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। कामरान, नया प्रॉक्टर भी बन गया है और वीसी ने इस्तीफा कबूल कर लिया है, उसके बाद नए प्रॉक्टर की तकर्री अमल में लाई गई है, लेकिन तलबा का यही कहना है कि अभी तो शुरुआत है। यानी वो वीसी का इस्तीफा और रजिस्ट्रार का इस्तीफा लगातार अपनी उन बातों पर बजिद है। जी सना, मैं बता दूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज अभी थोड़ी देर पहले ये बड़ी खबर आई है कि वाइस चांसलर को यहाँ के प्रॉक्टर जो थे प्रोफेसर अफीफुल्लाह खान, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो प्रोफेसर अफीफुल्लाह खान के इस्तीफे के बाद वाइस चांसलर ने फौरन उनके इस्तीफे को कबूल करते हुए लॉ फैकल्टी के प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली को नया प्रॉक्टर नामजद किया है। और कहीं ना कहीं ये तलबा की जानिब से जो मुतालबात थे, उनमें वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, प्रॉक्टर और डीएसडब्ल्यू के इस्तीफों का मुतालबा मुसलसल किया जा रहा था। तो तलबा की जानिब से ये जो खबर है उनके लिए वो खुशाइंद है। वो ये चाह रहे थे कि प्रॉक्टर को हटाया जाए, क्योंकि 15 दिसंबर की रात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ था उसके लिए वो बराह रास्त प्रॉक्टर को जिम्मेदार मान रहे थे। उनका ये कहना था कि जिस वक्त तलबा यहाँ पर पिट रहे थे, पुलिस कैंपस के अंदर बर्बरियत कर रही थी, तो जो यहाँ के प्रॉक्टर थे प्रोफेसर अफीफुल्लाह खान, वो यहाँ तमाशाई बने थे। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी कामयाबी तलबा के लिए है। मगर तलबा से भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा है कि ये अभी शुरुआत है और अभी हमें मुसलसल और इस्तीफों की जरूरत है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे मुतालबात में से एक जो मुतालबा था वो आज पूरा किया है यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने। तो अब नई प्रॉक्टरशिप जो आई है प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली के पास, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जिस वक्त इस तरह के हालात हैं कैंपस के, अभी 45 दिन से 50 दिन से एक एहतजाज चल रहा है मुसलसल बाबा सैयद पर, आज 51 दिन हो गए हैं इस एहतजाज को। तो ये कैंपस के हालात को बेहतर करना, यूनिवर्सिटी इंतजामिया से तलबा के रवाबित को बेहतर करना, ये एक बड़ा उनके लिए काम है, जिसको वो पूरी तरह से किस तरह करेंगे ये आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेगा। प्रोफेसर वसीम अली को नया प्रॉक्टर बनाया गया, जिस तरह से आपने भी इसका जिक्र किया, और उनके सामने चैलेंजेस भी होंगे ऐसे वक्त में उन्हें प्रॉक्टर बनाया गया है, तो इनका बैकग्राउंड क्या कुछ है? देखिए, ये शोबे कानून से ताल्लुक रखते हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं। इस वक्त यहाँ यूनिवर्सिटी की जो प्रॉपर्टी है उसके एमआईसी भी हैं, प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट के एमआईसी हैं, और शोबे कानून से ताल्लुक रखने की वजह से इनको थोड़ा जो इनकी जो वैसी भी चीजें हैं, तो कानूनी सलाहियतें हैं, उससे भी हम वो नहीं कर सकते कि बेशक वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि डॉक्टरशिप एक इस तरह की होती है जिसके अंदर इंतजामिया से मुसलसल रवाबित में रहना पड़ता है। और इस वक्त यूनिवर्सिटी इंतजामिया पर जिस तरह से जो यहाँ के तलबा पर जो वो हुई हैं FIR, उनके सिलसिले में भी काफी चीजें रहेंगी सामने। तो कहीं ना कहीं इनका जो तकर्रुर है वो तमाम चीजों को जहन में रखकर किया गया है, और यूनिवर्सिटी इंतजामिया के लिए भी हो सकता है ये एक अच्छी पहल हो, क्योंकि जो कानूनी बारीकियां हैं जो तलबा के ऊपर हुई FIR को समझने में, उसमें भी ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वो साबित होगा। कामरान, आपको क्या लगता है कि प्रोफेसर अफीफुल्लाह खान ने जब इस्तीफा दिया और फिर उसके बाद अब इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया गया, क्या आपको नहीं लगता कि इस पूरे वाकयात में महज ये खाना पुर्ती हो सकती है? क्योंकि आने वाले दिनों में तलबा का ये कहना है कि आगे और भी ऐसे इस्तीफे होने चाहिए और वो उस पर बजिद रहेंगे। क्या आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया पर दबाव के चलते इस तरह का फैसला लिया गया, उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया, ये महज तलबा को खामोश करने के लिए किया गया है? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से मुसलसल मुतालबा हो रहा था इस इस्तीफे का, तो आज सुबह से ही ये चीजें सामने आई थी कि हो सकता है वो इस्तीफा दे दें। मगर अच्छा, थोड़ी देर पहले
ये हमारे सामने खबर आई कि उन्होंने इस्तीफा दिया। वाइस चांसलर ने उसको फौरन मंजूर भी कर लिया और कुछ ही देर के बाद नए प्रॉक्टर का ऐलान कर दिया। तो ये तलबा की तरफ से जो एक इंतजामिया के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, वो दबाव कहीं ना कहीं काम आया है, क्योंकि इंतजामिया भी ये चाहता है कि कुछ मुतालबात तलबा के ऐसे हैं जिनको मानकर और यूनिवर्सिटी के नज़्म को पूरी तरह से बेहतर किया जाए। तो ये एक शुरुआत है। इस शुरुआत के बाद अब देखना यह है कि इंतजामिया तलबा के मुतालबात के सामने कितना झुकता है और कहां तक उनके मुतालबात को पूरा करता है। जी, ये बात मुतालबात की हो गई, और अगर बात की जाए एहतजाज की तो पूरे वाकयात को आपने कवर किया कामरान। इस बीच हम जानते हैं कि जो एहतजाज शुरू हुआ वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा के खिलाफ और CA NRC के खिलाफ MU में शुरू हुआ। तो MU का जो एहतजाज CA और NRC को लेकर था, तो कहीं क्या आपको नहीं लगता कि अपनों से लड़ाई के चलते उनका वो एहतजाज कहीं ना कहीं ट्रैक से उतर चुका है? क्या ऐसा देखने को मिल रहा है आपको कैंपस में? बिल्कुल सना, ये आपने बिल्कुल सही चीज कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ जो एहतजाज शुरू हुआ था वो आज तकरीबन 51 रोज उसको हो गए हैं। मगर इस बीच में हमने ये देखा कि मुसलसल जिस तरह से वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, प्रॉक्टर और DSW के इस्तीफों को लेकर तलबा सड़कों पर निकले, क्लासेस का बाइकआउट किया, इम्तहानात का बाइकआउट किया और उसके बाद मुसलसल एहतजाज का सिलसिला चलता रहा, तमाम फैकल्टियों पर ताले लगा दिए गए। तो वो सब चीजें जो थी वो यूनिवर्सिटी की इंटरनल सियासत जो थी वो उस पर हावी हो रही थी। मगर अब जिस तरह से पिछले 4 दिन से तालीमी सरगर्मियां कुछ मामूल पर आई हैं, क्लासेस भी हो रही हैं और उसके बाद अब इम्तहानात का सिलसिला शुरू हो जाएगा कल से, तो कहीं ना कहीं ये चीजें यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए अच्छी है। मगर जो एक उनका बुनियादी मकसद था शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ, वो अब पीछे कहीं छूट गया था बीच में। मगर अब दोबारा से हम ये देख रहे हैं कि बाब सैयद के ऊपर जो एक तहरीक वो शुरू हुई थी वो अब दोबारा से रवां-दवां है और मुसलसल तलबा शाम में क्लासेस करने के बाद उस धरने पर आते हैं, एहतजाज करते हैं। तो ये एक तहरीक जो मुल्क की तहरीक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शुरू हुई वो पूरे मुल्क के अंदर फैली, वो अभी भी बदस्तूर जारी है। अब देखना यह है कि इसको यूनिवर्सिटी के हालात को मामूल पर लाने के बाद कितने दिन तक आगे बढ़ा पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। जी, बहुत शुक्रिया कामरान हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि पटना से आ रही है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार पुलिस इम्तहान के पेपर लीक के मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। मुजाहरा कर रहे उम्मीदवारों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, पानी की बौछारें भी की गई हैं। साइंस कॉलेज के सामने उम्मीदवार एहतजाजी मुजाहरा कर रहे थे। पेपर लीक की CBI जांच का मुतालबा ये तमाम उम्मीदवार कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस की तरफ से इनके खिलाफ सख्त रवैये का इजहार किया गया। मुजाहरा कर रहे उम्मीदवारों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। बिहार पुलिस इम्तिहान के पेपर लीक मामले को लेकर ये तमाम स्टूडेंट्स, तमाम उम्मीदवार एहतजाजी मुजाहरा कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने किस तरह से इन्हें खदेड़ा ये तस्वीरों से साफ आया हो रहा है। आप देख सकते हैं वाटर कैनन का इस्तेमाल इनके ऊपर किया गया और लाठी लेकर इन्हें उम्मीदवारों को खदेड़ा भी गया और लाठी से मारा भी गया। आप देख सकते हैं सड़कों पर एहतजाज उम्मीदवार किस तरह से पुलिस एहलकारों की लाठी का निशाना बन रहे हैं। तो पटना की ये तस्वीरें हैं जहां पर बिहार पुलिस इम्तिहान के पेपर लीक को लेकर उम्मीदवार एहतजाज कर रहे थे और ये एहतजाज पुलिस को नागवार गुजरी। मुजाहरा कर रहे उम्मीदवारों को पुलिस ने लाठियों से पीटा, पानी की बौछारें भी मारी गई, जिसकी तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं बिहार के दारुल हुकूमत पटना की, जहां पर पेपर लीक के मामले को लेकर उम्मीदवार एहतजाज कर रहे थे और पुलिस एहलकार की तरफ से उन पर लाठी चार्ज किया गया। दरअसल मामला यह है कि बिहार पुलिस इम्तिहान का पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद उम्मीदवार सड़कों पर उतर आए और सड़क पर वो एहतजाजी मुजाहरा कर रहे थे कि पुलिस की जानिब से उन्हें हटाने की कोशिश की गई और उन पर ताकत का भी इस्तेमाल किया गया, वाटर कैनन का भी सहारा लिया गया इन तमाम उम्मीदवारों को मुंतशिर करने के लिए। किस तरह से पुलिस उम्मीदवारों को पीट रही है, ये इन तस्वीरों से आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। साइंस कॉलेज के सामने ये तमाम उम्मीदवार एहतजाज कर रहे थे। पेपर लीक की CBI जांच का ये उम्मीदवार मुतालबा कर रहे थे। बात इतनी थी कि जो पेपर लीक का मामला है उसकी जांच CBI के जरिए कराई जाए और इस बीच पुलिस की तरफ से इन तमाम उम्मीदवारों को मुंतशिर करने की कोशिश की गई और जब ये तमाम उम्मीदवार नहीं माने तो ताकत का भी इस्तेमाल पुलिस ने किया।
जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस एहलकार दौड़ा दौड़ा कर उम्मीदवारों को लाठी के जरिए पीट रहे हैं और उन पर पानी का भी इस्तेमाल मुंतशिर करने के लिए किया जा रहा है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। बीजेपी और कांग्रेस के बाद आज आम आदमी पार्टी ने भी अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। मंशूर में 24 घंटे 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया है। हर घर में सीधे राशन पहुंचाने, पीने का साफ पानी और गैर कानूनी कॉलोनियों को बाकायदा बनाने की भी यकीन दहानी कराई गई है। आपने सफाई मुलाजमीन के ताल्लुक से भी बड़ा वादा किया है। सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान हलाक होने वाले मुलाजिम के वारिस को 1 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। जो प्रस्तावना मैंने रखी है आपके सामने, ये एक तरह से भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को मूलभूत आधार बना के लिखा गया है, उसी को इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनाई गई है। ये मैनिफेस्टो एक सपना है, जैसा मैंने कहा। इस मैनिफेस्टो में लिखे सपनों की दिल्ली बनाने को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। 2 रोड मैप, इसके रोड मैप को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से जारी किया गया एक गारंटी कार्ड, जिसमें केजरीवाल की 10 गारंटी, आज दिल्ली उन सब के बारे में बात कर रही है, वो भी इस मैनिफेस्टो का हिस्सा है। और दूसरा, कुछ विस्तृत कामों की सूची है जो आम आदमी पार्टी की सरकार अगले 5 साल में करेगी। 10 गारंटियां आप सब जानते हैं, पर आपके रेफरेंस के लिए फिर से मैं एक बार यहाँ दोहरा देता हूँ। केजरीवाल जी की अगली सरकार गारंटी लेगी कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सकेगी। इसकी गारंटी सरकार लेगी, दिल्ली के हर बच्चे को। दिल्ली के हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने की गारंटी, उसके इलाज की गारंटी अगली सरकार लेगी। हर व्यक्ति के लिए पीने के शुद्ध पानी की गारंटी, ताकि नल से वो 24 घंटे शुद्ध पानी उसको मिल सके, उसकी गारंटी दिल्ली सरकार लेगी। 24 घंटे घरों में बिजली आ सके और 200 यूनिट तक के बिजली के बिल लोगों के जीरो रहें, और साथ साथ पूरी दिल्ली में अलग अलग कॉलोनियों में जो तारों का जंजाल बिछा हुआ है, दिल्ली को तारों के जंजाल से मुक्त कराने की गारंटी अगली सरकार लेगी। पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। वर्तमान स्तर से 1/3 लाने की गारंटी दिल्ली सरकार लेगी। पॉल्यूशन में 25% पहले ही कम किया जा चुका है। साफ सुथरी दिल्ली और साफ सुथरी यमुना की गारंटी दिल्ली सरकार लेगी। महिला सुरक्षा के लिए सीसीटीवी के पूरे नेटवर्क को और मजबूत करना, स्ट्रीट लाइट गली गली में लगवाना ताकि कोई कोना अंधेरा ना रहे, और मोहल्ला मार्शल लगाना, इसकी गारंटी दिल्ली सरकार लेगी। कच्ची कॉलोनियों में सुविधाओं की गारंटी, पक्की कॉलोनियों जैसी सुविधाओं की गारंटी सरकार लेगी। और जहां झुग्गी वहां मकान, इसकी गारंटी दिल्ली सरकार लेगी। ये गारंटी जिन्हें आज पूरी दिल्ली में बच्चा बच्चा बात कर रहा है, ये केजरीवाल की 10 गारंटी हैं। ये केजरीवाल जी की 10 गारंटी हैं। मुल्क भर में एनआरसी लागू होगा या नहीं, इस सवाल पर आज वजारत दाखिला ने लोकसभा में तहरीरी बयान दिया है। वजारत दाखिला का कहना है कि अभी तक मुल्क भर में एनआरसी लागू करने का फैसला नहीं किया गया है। आपको बता दें कि अपोजिशन की तरफ से लगातार इस मामले पर सवाल खड़ा किया जाता रहा और मोदी हुकूमत को निशाना बनाया जाता रहा। शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ मुल्क भर में एक तरफ एहतजाज भी जारी है। वहीं लोकसभा में एनआरसी शहरियत कानून के खिलाफ नारेबाजी के बीच कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट अधीर रंजन का मुतनाज़ा बयान सामने आया है। इन्होंने खिताब करते हुए बीजेपी की मरकजी हुकूमत पर हमला किया। इन्होंने कहा कि ये सब रावण की औलाद है। लेकर सीए लेकर सारे हिंदुस्तान में प्रदर्शन हो रहे हैं, और ये सारे प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं। और ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन महात्मा गांधी जी की नॉन वायलेंट सत्याग्रह की तौर पर होते हैं। तो ये महात्मा गांधी जी जो दुनिया की शांतिपूर्ण आंदोलन की नेतृत्व दिया करते थे, जिनकी सारे दुनिया में पूजा होते हैं, जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं, फादर ऑफ द नेशन मानते हैं, जो महात्मा गांधी सारे हिंदुस्तान के नहीं बल्कि सारे दुनिया को, पीड़ित लोगों को नेता है, सारे दुनिया जिनको पूजा करते हैं, आज वो महात्मा गांधी को यहाँ गाली दिया जा रहा है। महात्मा गांधी को ये कहते हैं कि सत्याग्रह ये नाटक था। सर ये रावण की औलाद, ये रावण की औलाद है।
के पुजारी को, राम की पुजारी को ये अपमान कर रहे हैं। ये रावण के अलग गोडसे का। उधर कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली खान ने राज्यसभा में हज कोटे का मामला उठाया। उन्होंने प्राइवेट हज ऑपरेटर्स पर मुकर्ररा कीमत से ज्यादा रकम वसूल करने का इल्जाम लगाया। मरकजी हुकूमत से बदनामी में मुलविस हज ऑपरेटर्स पर पाबंदी लगाने की भी मांग की कि जिन हाजियों को कम से कम खर्च के ऊपर मरकजी सरकार और अखिलती बहबूद की वजारत हज कराने की जिम्मेदारी लेती है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है हज ऑपरेटर इस कोटे का गलत इस्तेमाल कर कर उनसे ज्यादा पैसे वसूल किए जाते हैं। खुसूसन मेरी चेयरमैन साहब आपसे तवज्जो है कि हज के कोठा जो प्राइवेट ऑपरेटर को दिया जाता है वो कोठे का इतना गलत इस्तेमाल होता है कि उनके रियासती को छोड़ के वो अपने हज कोठे को ज्यादा पैसे लेके दूसरे रियासतों से वो हज कोठे को रवाना करते हैं। मैं खुसूसन आपकी तवज्जो से मरकजी सरकार से, वजीर अखिलत से ये अपील करूंगा कि जो मुकर्ररा कीमत लगाई गई है, मुकर्ररा हज के लिए जो फ्लाइट के जो चार्जेस लगाए गए हैं, जो रहने के इंतजाम के लिए लगाए गए हैं, उसी चार्जेस के ऊपर प्राइवेट ऑपरेटर हाजियों को रवाना नहीं कर रहे हैं बल्कि उससे ज्यादा पैसा वसूल करते हैं। इस पे पाबंदी लगाई जाए और या तो उन हज ऑपरेटरों का, प्राइवेट ऑपरेटरों को, इस हिंदुस्तान के अंदर जितों को भी आपने मरकजी सरकार या अखिलती बहबूद की वजारत ने उनको परमिट दिया है उस परमिट को कैंसिल करना चाहिए। मैं इस हवाले से मजीद खबरें जारी रहेंगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। में खवातीन के धरने के ताल्लुक से कहा जा रहा था कि इसकी वजह से एम्बुलेंस नहीं गुजर पा रही है, लेकिन वहां से मौसूल तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एम्बुलेंस को बाज़ाब्ता रास्ता दिया जा रहा है और आसानी के साथ एम्बुलेंस जाती हुई नजर आ रही है। शाहीन बाग में एहतजाज में बैठी नाजिया को अपने बेटे का सदमा बर्दाश्त करना पड़ा। नाजिया अपने बेटे के साथ धरने पर बैठा करती थी, लेकिन वो बीमार होकर इस दुनिया से कूच कर गया। नाजिया का कहना है कि उनका बेटा बीमार हुआ था, इन्होंने बच्चे की सेहत की जानिब तवज्जो दी थी। उसको लेकर होली फैमिली अस्पताल भी गई थी, मगर बच्चा जा पर ना हो सका। हादसा कुछ नहीं हुआ था, हम उसे रोज ब्लड टेस्ट में ले जाते थे, हमारा बच्चा बिल्कुल अच्छा था। मगर उस दिन जब हम शाहीन बाग से आए थे तो उस दिन भी उसे मुझे नहीं लग रहा था कि वो कुछ हुआ है, मगर उसे सर्दी सीने में जकड़ी हुई थी। वैसे रोज वो उतना बीमार नहीं था, मगर उस दिन बहुत सही लग रहा था, मगर सुबह जब देखा तो वो खत्म हो चुके थे, उसे सर्दी लग गई थी। नहीं, पहले से नहीं बीमार थे ना, पहले से बीमार तो मुझे कभी लगे ही नहीं, और जब भी थोड़ी बहुत होती थी तो हमने उसके इलाज करवा दिया था। जामा मिल्लिया इस्लामिया में तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस की कार्रवाई के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में समाअत हुई। सरकारी वकील तुषार मेहता ने कहा कि जांच अभी अहम मोड़ पर है, जवाब दाखिल करने के लिए मजीद वक्त दरकार है। तलबा की जानिब से पेश वकील ने कहा कि 93 तलबा ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस का कार्रवाई से सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई, लेकिन तलबा की शिकायतों पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। पुलिस कार्रवाई सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, लेकिन तलबा ने जो शिकायतें की हैं उस पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। इन्होंने मजीद कहा कि पुलिस की जानिब से एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हाईकोर्ट ने गुज़िश्ता अहकाम पर अमल के ताल्लुक से सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा। मामले की अगली समाअत 29 अप्रैल को होगी। गुजरात फसाद में मोदी को क्लीन चिट देने के मामले में ज़किया जाफरी की अर्जी पर समाअत 14 अप्रैल तक टल गई है। आपको बता दें कि एसआईटी ने मोदी को क्लीन चिट दी है। ज़किया जाफरी ने फैसले को अदालत में चैलेंज किया है। 2002 गुजरात फसाद में हलाक किए गए एहसान जाफरी की ज़किया जाफरी बेवा हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में दिल्ली के साकेत कोर्ट ने 11 फरवरी तक के लिए फैसला महफूज रखा है। 11 फरवरी को मुजरिमीन की सजा का तयन होगा। कोर्ट ने इस मामले में ब्रजेश ठाकुर समेत 19 लोगों को कसूरवार करार दिया है। ब्रजेश ठाकुर को पॉक्सो समेत कई दफात में कसूरवार ठहराया गया है। ब्रजेश ठाकुर के वकील ने उसके घर की कमजोर माशी हालत को देखते हुए अदालत से नरमी की दरख्वास्त भी की है। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को सफेद हाथी बताया।
एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन के बारे में सबको मिलकर सोचने की जरूरत है। बुलेट ट्रेन का फायदा किसे होगा, इसकी वजह से कारोबार और सनतों को कितना फायदा होगा, इस तरह के कई बुनियादी सवाल हैं। इन्होंने महाराष्ट्र की तरक्की का नक्शा भी पेश किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी हुकूमत किसानों और मेहनतकशों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। इन्होंने यकीन दहानी कराई कि रियासत से कोई सनत बाहर नहीं जाएगी और रोजगार के नए मौके पैदा करने के लिए उनकी हुकूमत पाबंदे अहद है। इन्होंने कहा कि मरकज से वक्त पर फंड मिलने लगे तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। सौती आलूदगी यानी नॉइज पॉल्यूशन को रोकने के लिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक अनोखी पहल की गई है। हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे मजीद तफसीलात बता रहे हैं। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अनोखी पहल की गई है। इस वक्त हम मुंबई के CST इलाके में मौजूद हूं और मैं आपको अगर तस्वीर दिखाऊं तो आप देखें तो ये एक 4 रास्ता है और यहाँ पर हर जगह पर सिग्नल लगाया गया है। ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल में रखने के लिए इन तमाम सिग्नलों पर अब डेसिबल मीटर जो है लगाया गया है और जिसकी सीमा जो है 85 डेसिबल की तय की गई है। यानी अगर सिग्नल पर कोई भी गाड़ी खड़ी है और वो जोर से हॉर्न बजाते हैं जिसकी तीव्रता अगर ध्वनि की 85 डेसिबल मीटर से ज़्यादा होगी तब वो मीटर लाल ही रहेगा। यानी आप जितना हॉर्न बजाओगे आपको उतना इंतजार करना पड़ेगा। ये अनोखी पहल ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल में लाने के लिए मुंबई ट्रैफिक विभाग की तरफ से शुरू की गई है। फिलहाल मुंबई के कुछ ऐसे इलाके हैं जिसमें से CST, मरीन ड्राइव, दादर, जहां पर सिग्नल पर इस तरह के मीटर्स लगाए गए हैं और ध्वनि की जो सीमा है, तीव्रता है, उसे जो है कैलकुलेट किया जा रहा है। जिस तरह से मैंने कहा कि 85 डेसिबल मीटर से ज़्यादा अगर ध्वनि की तीव्रता रही तो सिग्नल जो है वो लाल ही रहेगा, वो तब तक ग्रीन नहीं होगा जब तक आप हॉर्न बजाना बंद नहीं करेंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि इस तरह की पहल जो मुंबई ट्रैफिक पुलिस की तरफ से शुरुआत की गई है। फिलहाल कुछ जैसे इलाके मैंने आपको बताया, दादर, मरीन ड्राइव, CST, इन सिग्नल्स पर इस मीटर को लगाकर ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल में लाने की पहल मुंबई पुलिस की तरफ से की जा रही है। अगर ये पहल कारगर साबित होती है तो आने वाले दिनों में मुंबई शहर के तमाम सिग्नलों पर ये मीटर बिठाया जाएगा ताकि ध्वनि प्रदूषण मुंबई में कंट्रोल हो सके। कैमरामैन अविनाश लोंडे के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 मुंबई। एशिया की सबसे मशहूर रजा लाइब्रेरी के दरबार हॉल में हिंद उज़्बेक नुमाइश का इनकाद किया गया। इस नुमाइश का इफ्तिताह उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर ने किया। इस नुमाइश में हिंदुस्तान और उज़्बेकिस्तान की तारीख से मुताल्लिक़ मखतूतात, पुराने हथियार, बर्तन, किताबें और पेंटिंग्स को पेश किया गया। रामपुर रजा लाइब्रेरी के डायरेक्टर ने बताया कि ये नुमाइश 3 दिन तक जारी रहेगी। इस नुमाइश में आवाम दोनों ममालिक की तारीखी अशिया को देख सकते हैं। Happy to see that they are planning to have a similar event also in Uzbekistan, in Tashkent, Samarkand, and Bukhara. And with the Raza Rampur library has indeed very rich, the collection of the manuscripts and the books, and it's a really big treasure. Of India, and we are really happy that our research institutions and the museums and the libraries are deepening their interaction with the Raza Rampur library. रामपुर रजा लाइब्रेरी में मखतूतात का एक बड़ा ज़ख़ीरा है जो मुख्तलिफ़ ज़बानों में है। उर्दू में है, फ़ारसी, अरबी, तुर्की, पश्तो, हिंदी, संस्कृत वग़ैरह ज़बानों में हमारे यहाँ बेहद अहम मखतूतात मिलते हैं। ये मखतूतात दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक की तारीख़ और सक़ाफ़त से भी मरबूत हैं। तो कुछ मखतूतात ऐसे भी हैं जिनका ताल्लुक़ उज़्बेकिस्तान की सरज़मीन से है। वहाँ के कातिबों ने लिखे हैं, वहाँ के मुसन्निफ़ों के कलम से हैं, या वहाँ के दरबारों में जो अहम शख्सियात रही हैं और जिन्होंने उलूम व फ़नून के मैदान में अजीम खिदमात अंजाम दी हैं, उनमें एक नाम तो बहुत ही मशहूर है, मीर अली शेर नवाई का। मीर अली शेर नवाई बहुत ही बड़े स्कॉलर थे, उसी के साथ साथ बड़े अहम ओहदे पर फायज थे। तो उनकी भी कुछ किताबें हमारे यहाँ हैं। इसी तरह कुछ किताबों में मखसूस
पेंटिंग्स हैं वो तैमूरियों से रिलेटेड हैं, मुगलों से मुताल्लिक हैं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़।